कहानी शुरू होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में, जहां पर दो औरतें नए नए काम पर आई एक लड़के के बारे में बात कर रही हैं। वो अंदर भी चश्मा पहने बैठा है। ये चीज उन दो औरतों को अजीब लगी। अचानक कैमरा में दो चोर बाइक पर भागते दिखाई दिए, तो बॉस जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। ऑफिस में सभी सीसीटीवी से चोरों का पीछा कर रहे हैं, मगर बीच में ही वो कहीं गायब हो गए। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। तभी वो नया लड़का फुटेज में देखता है कि दोनों चोर एक गली में छिपे हुए हैं। इसकी मदद से पुलिस उन्हें जल्दी से पकड़ लेती है। ये नया एम्प्लॉय है यो जैंगबू, जिसे एक रेयर जेनेटिक बीमारी है, जिससे वो हर चीज को स्लो मोशन में देख पाता है। अपनी बीमारी का इस्तेमाल करके वो देख पाया कि चोर कहाँ गए, चाहे वो बहुत तेज स्पीड में ही जा क्यों न रहे हों। जब जैंगबू 5th क्लास में था, तब उसने अपनी क्रश बोंग सूमी के साथ रिले रेस में हिस्सा लिया था। उसी टाइम पहली बार सब कुछ स्लोमो में हो गया था। मम्मी पापा उसे डॉक्टर सियोक के पास ले गए, जो बताता है कि ये एक बहुत रेयर बीमारी है, डायनेमिक विजुअल एक्यूटी। इसकी वजह से वो आम लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल्स में ऑब्जर्व कर सकता है, मानो की दुनिया स्लोमो में चलने लगी। डिसऑर्डर प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने जोंगबू पर बहुत तेज बॉल फेंकी, मगर वो आसानी से उसे पकड़ लेता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता तो डॉक्टर का क्या होता? डॉक्टर ने कहा कि अब से तुम्हें हमेशा चश्मे पहने ही रहना पड़ेगा। इसके बाद पापा विदेश चले गए ताकि जैंगबू के इलाज के लिए पैसे कमा सके। जैंग घर पर अपनी मम्मी और बहन के साथ रह गया। उसका मानना है कि ये बीमारी उसके लिए वरदान और श्राप दोनों ही है। वो लड़कियों की स्कर्ट को हवा से स्लोमो में उड़ते हुए देख सकता है, लेकिन साथ ही स्कूल में उसे हमेशा चश्मे पहने रहने के लिए परेशान भी किया जाता है। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, सूमी, जिसे वो प्यार भी करने लगा था, मगर सूमी को जैंग के साथ घूमने की वजह से परेशान किया जाने लगा, तो वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जैंग का कोई दोस्त नहीं बना, इसलिए वो अब बस अंधा होना चाहता है, तो सारा दिन टीवी देखना शुरू कर देता है। इससे अंधा तो हुआ नहीं, मगर के ड्रामास की लत जरूर लग गई। ये तो अंधा होने से भी बुरा है। उसने फिल्मों के हीरो हीरोइंस को देखकर लोगों से बातें करना सीख लिया, लेकिन वो बाहर जाता ही नहीं, तो ये सब किस काम का? पापा पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए कि छुट्टियों में भी कोरिया वापस नहीं आते, मगर सारी मेहनत बर्बाद हो गई जब एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब जोंगबू डॉक्टर सियो के पास गया, जो उससे कहते हैं कि दुनिया देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलो और नौकरी करके अपने परिवार की भी मदद करो। इसलिए जोंगबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगा। उसे स्क्रीन में लोगों को देखना पसंद है, क्योंकि ये सभी फिल्मों की तरह ही है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हर कोई अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन है। साथ में जॉब करने वाला आदमी ब्योंग-सू बॉस से जोंगबू के बारे में कहता है कि वो हमेशा अकेला ही रहता है और किसी से बात भी नहीं करता। मैं उसका ध्यान रखूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। ब्योंग-सू जोंगबू के पास बैठकर उसे बातें करने की कोशिश करने लगा। जैंग ने सारे सवालों के जवाब सिर्फ अपने मन में दिए और बाहर कुछ नहीं कहा। कैमरास को देखकर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लोगों के कदम गिनकर लिखता है। ब्योंग-सू को ये अजीब लगा, लेकिन वो इसके बारे में बिना कुछ कहे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इससे जैंग को सूमी की याद आ गई, तो वो अगले दिन उसके घर गया। यहाँ सूमी को कर्जा देने वाले आदमी ने कहा कि अपना घर बेचकर मेरा पैसा दे दो। जैंगबू दूर से उन्हें देख रहा है, मगर डर के मारे बात नहीं करता। इसके बाद से वो उसे रोज सीसीटीवी में देखने लगा और उसका पूरा डेली रूटीन याद कर लेता है। रात को वो कॉफी शॉप के सामने सोडा पी रही है, तो वो भी यही करने लगा। उसने देखा कि सूमी कचरे में पड़े सोफा को ध्यान से देख रही थी, तो वो अगले दिन उसे कॉफी शॉप के सामने ले आया। सूमी को वहाँ सोफा मिला, मगर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन बहुत तेज बारिश की वजह से वो बस स्टॉप पर खड़ी है। जैंगबू ने देखा तो वो ब्योंग-सू के साथ उसकी मदद करने गया। उसने के ड्रामास की तरह ही लड़की के ऊपर छाता रखा, लेकिन सूमी उसे छिचोरा बुलाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद दोनों डॉक्टर सियोक से पूछने गए कि जैंग सूमी को कैसे मनाए। वो कहता है कि उसे फूल दो। सूमी अपने म्यूजिकल ड्रामा ऑडिशन के लिए लेट हो रही है। जब मैनेजर का फोन आया तो वो रोड के बीच ही गाना गाकर अपना ऑडिशन देने लगी। पास खड़े लोग उसे देखकर चौंक रहे हैं। जैंग भी वहां अपने गुलदस्ते के साथ खड़ा है और फोन कटने के बाद उसे गुलदस्ता दे दिया, लेकिन वो वापस देकर कहती है कि इससे अच्छा तो मुझे रामन का पैकेट ही दे देते। उसे जाता देख जैंगबू ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ।
लेकिन वो कहती है कि मैं ओ सुमी हूँ, ना कि बोंग सुमी। सामने आया कि जैंग वो इतने टाइम से किसी और ही का पीछा कर रहा था, लेकिन वो फिर भी अब उसे प्यार करने लगा है। शाम को दोनों अचानक दोबारा मिले तो सुमी उसे अपना सामान उठवाकर चलने लगी। वापस जाते वक्त सुमी ने पूछा कि तुम बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो? तो जैंग ने जवाब दिया कि मैं स्कूल में उसे पसंद करता था। अगले दिन जैंग ने स्क्रीन पर देखा कि सुमी को किसी का फोन आया। उसे म्यूजिकल शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो वो वहीं गली में उछलकर नाचने लगी। रात को सुमी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाती है। उसने पाया कि बाहर से जैंग वो उसे देख रहा है, तो वो उसे अंदर बुला लेती है। बातें करते वक्त उसने जैंग को शो की स्क्रिप्ट दी और अपनी लाइंस प्रैक्टिस करने लगी। जैंग वो उसकी एक्टिंग की तारीफ करके अपना भी एक टैलेंट दिखाता है। थोड़ी देर में ही पूरा रेस्टोरेंट जैंगबू को जोर से फेंकी हुई चम्मचें पकड़ते हुए देखने लगा। अगले दिन जैंगबू सुमी के घर के आसपास घूमकर कदम गिन रहा है। ब्योंग-सू ये देखकर समझ जाता है कि वो रास्ते याद कर रहा है। घर आने पर सुमी ने पाया कि जैंग यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। दोनों साथ चलकर बातें करने लगी। सुमी के पूछने पर जैंग ने बताया कि मैं सीसीटीवी सेंटर में काम करता हूँ। फिर दोनों ने उसी कैफे से कुछ खरीदा जिसको सुमी हमेशा देखती रहती। उसने बताया कि मुझे कैफे का मालिक पसंद है और उसके पास तो एक कार भी है। जैंग जल भुनकर राख हो गया और मालिक को काफी देर घूरता ही रहा। वो अब सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक कार में घुमाएगा। उसने ऑफिस में सभी से पूछा, लेकिन यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं। घर आते वक्त सुमी को लोन देने वाला आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। जैंग और ब्योंग सही समय पर आकर सुमी को बचा लेते हैं। जब जैंग वापस ऑफिस में पहुंचा तब सुमी कैमरा में देखकर जोर से थैंक यू कहती है। शाम को दोनों पार्क में काफी देर बातें करते हैं। जैंगबू ने पूछा अगर उसके पास गाड़ी होती तो वह क्या करती। सुमी ने जवाब दिया कि मैं रोज उसे चलाकर समुद्र पर जाती। जैंग कार तो ले नहीं सकता, इसलिए उसने एक बस ड्राइवर के साथ पूरा दिन घूमकर उससे दोस्ती कर ली। उसने देखा कि ड्राइवर रात को अकेला ही बेसबॉल खेलता है। जैंग आज उसके साथ खेलने गया और उससे थोड़ी हेल्प मांगता है। अगले दिन जैंग और ड्राइवर सुमी को बस से बुसान समुद्र देखने ले जाते हैं। जैंग को उसे खुश करने के लिए इतनी मेहनत करता देख सुमी उसे पसंद करने लगी, मगर उन्हें पुलिस ने रोक लिया क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की लोकल बस दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकती। गुस्से में सुमी पुलिस वाले से ही लड़ने लगी, जबकि ब्योंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि अब उन्हें बिना समुद्र देखे ही घर वापस आना पड़ेगा। ऑफिस में बॉस बताता है कि कई लड़कियां यहाँ किडनैप हो रही हैं, तो अब से सभी को हाई अलर्ट पर रहना होगा। तभी जैंग ने सुमी को स्क्रीन पर देखा, लेकिन वो तभी अचानक गायब हो जाती है। वो जल्दी से भागकर वहां पहुंचा तो पाया कि सुमी तो बस छुपकर देखना चाहती थी कि जैंग आएगा या नहीं। सुमी उसका चश्मा निकालकर उसे किस करती है। फिर दोनों सुमी के घर पर गए, लेकिन यहाँ लोन देने वाला आदमी पहले से ही है। वो उसके सामानों को फेंककर धमकाने लगा। जैंग उसे बचाने के लिए पास जाता है कि तभी उसे दिखाई देना बंद हो गया और वो गिर पड़ा। आदमियों के जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करती हैं। फेंके हुए सामान में वो ड्राइंग्स भी हैं जो जैंग ने सुमी के स्कूल में बनाई थी। सुमी ने बताया कि मैंने झूठ बोला था, दरअसल मैं वही सुमी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बचपन वाली लड़की से कंपेयर करो। जैंग बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन वो डॉक्टर सीओ के पास जाकर बताता है कि अब सब कुछ धुंधला दिखने लगा है। सामने आया कि टाइम के साथ उसकी बीमारी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही अंधा हो जाएगा। जैंग को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो हर जगह जाने के लिए कदम गिन रहा था। इधर सुमी अपने कर्जे से परेशान है। उसने अपना घर बेचकर सारा लोन चुका दिया, मगर अब उसके पास कहीं रहने की जगह नहीं। जैंग उसे एक दुकानदार से बातें करते देखता है। तभी दूसरी एम्प्लॉय ने देखा कि वहीं आसपास एक गाड़ी चक्कर काट रही है। लाइसेंस प्लेट से पता चल गया कि ये किडनैपर की ही कार है। बॉस जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गाड़ी गायब हो गई और जैंग को सुमी भी दिखाई नहीं दे रही। वो बिना एक भी सेकंड गवाए उसे बचाने निकल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह से देखना बंद कर देती हैं, जिससे वो अपनी साइकिल से भी गिर पड़ा। ब्योंग-सू कैमरा में ये सब देखकर उसकी मदद करने के लिए चल दिया। दूसरी तरफ सुमी को एक अनजान आदमी पकड़कर ले जाने लगा, मगर जिससे पहले कि वो उसे ले जा पाता, जैंग उनकी तरफ भागता हुआ पहुंचा। किडनैपर सुमी को छोड़कर भाग निकला
और जेंग बस से टकराता हुआ बाल बाल बचा। पुलिस वहां आ पहुंची और सुमी से पूछताछ के लिए उसे ले जाती है। अब जेंग वो यहाँ अकेला रह गया। उसकी मदद के लिए ब्योंगसू आकर उसे सांत्वना देता है। कई दिनों बाद सुमी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है और जेंग से मिल नहीं पाई। जब भी उसकी याद आए तो वो कैमरा की तरफ देख लेती है। कुछ महीनों बाद उसने जोंग-वू को अपने फेवरेट कैफे में देखा। वो खुशी से उसकी तरफ हाथ हिलाती है, मगर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब जेंग छड़ी लेकर दूसरी तरफ चल दिया। उसके पीछे जाने पर वो एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है, जहां पर जेंग-वू की बनाई सुमी की पेंटिंग्स हैं। जेंग-वू चाहे अंधा हो चुका हो, मगर वो अभी भी सुमी की पेंटिंग्स बना सकता है। अगले दिन सुमी दोबारा उसका पीछा करती है, लेकिन इस बार वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुमी समझ गई कि वो उसे महसूस कर सकता है। कहानी के अंत में दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।